तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। ये वो सारे करंट अफेयर्स हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इत्मीनान से आप मेरे साथ ये करंट अफेयर्स पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। ठीक है, फिर से एक बार नाम ले रहा हूँ, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट वैसे 2023 में जून में आई थी, जून की रिपोर्ट है। और एक संस्था है जिसका नाम है स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति सूचकांक 2023, हिंदी में इसी को बोलते हैं वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति सूचकांक, मतलब विश्व में जो देश हैं वहाँ पर स्टार्टअप की क्या स्थिति है ना। अभी आप देखिए भारत की भी जो स्थिति है ना, वो लगातार अब इस समय हमारे यहाँ पे भी बड़े स्तर पे स्टार्टअप जो है डेवलप हो रहे हैं हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो एडटेक हो, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और बहुत अच्छा जो है एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है इंडिया में। स्टार्टअप को लेकर के कल्चर डेवलप हो रहा है और बड़े स्तर पे निवेश भी भारत को प्राप्त हो रहा है इन स्टार्टअप्स के माध्यम से और रोजगार सृजन भी हो रहा है। तो इसी को लेकर एक वैश्विक रिपोर्ट है कि विश्व में स्टार्टअप को लेकर क्या स्थिति है। तो जून 2023 में रिपोर्ट आई थी, किसके द्वारा लाई गई थी? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। ठीक है, जो लिखने वाले पॉइंट है आप लोग लिख लिया करो। जैसे किसने जारी किया? स्टार्टअप ब्लिंक, एक संस्था है आपकी, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया। भारत की इसमें जो है 21वीं रैंक थी। कितनी रैंक थी? 21 रैंक। ठीक है, 21 रैंक थी। पिछले वर्ष 19वीं रैंक थी, इस बार 2 रैंक की गिरावट भी हुई है। ठीक है, और टोटल यदि टॉप 5 कंट्री की बात करें तो नंबर 1 में यूएसए है। ठीक है, नंबर 2 में यूके है, नंबर 3 में इजराइल है। अभी आपको पता होगा इजराइल बड़े चर्चा में है और ये एक बड़ी पुरानी कहानी है जो कि लगातार चल रही है। इजराइल और हमास आपस में जो है एक कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। फिलिस्तीन विवाद को लेकर के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में इस समय बड़े स्तर पे इजराइल के द्वारा जो है मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। तो ये खबरें आप लोग मीडिया में देख रहे होंगे। वैसे इसको लेकर मैंने डिटेल क्लास आपके आईआर के लेक्चर में ली थी कि आखिरकार इजराइल की समस्याएं क्या हैं, क्यों वो फिलिस्तीन विवाद को लेकर के आज वो, और जिस तरीके से वहाँ पर एक मस्जिद को लेकर विवाद है और एक मतलब एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा बना हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। वहाँ पे जो है वो राष्ट्रवाद जो है आज जो है इस स्थिति तक पहुँच चुका है कि वहाँ पर सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कई बार इजराइल के ऊपर मिल करके भी हमले किए गए अरब देशों के द्वारा। और आज इजराइल की स्थिति तो किसी एक पर्टिकुलर सेशन में और मैं आपको समझा दूंगा। बाकी जो बच्चे फाउंडेशन बैच वाले हैं, मैंने जब इजराइल के बारे में पढ़ाया था, भारत इजराइल संबंध, वहाँ पे इजराइल की समस्याएं भी पढ़ाई थी, जिसमें फिलिस्तीन विवाद को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और विश्व इतिहास की भी क्लास आप करोगे तो वहाँ पर भी मैंने पूरा मैटर आपको समझाया है। ठीक है, तो कभी यदि आएगा सेशन में, वैसे आएगा भी, करंट अफेयर्स में भी लेकर आएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे आपको। तो टॉप 3 कंट्री आपकी यूएसए, यूके और इजराइल। ठीक है, द ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स के अंतर्गत ये है। 21वें नंबर पे हमारा देश है। ठीक है, अब इस सूचकांक में शहरों को भी जो शहर है ना विश्व के, उनकी भी रैंकिंग जारी की गई। तो यदि हम शहरों की रैंकिंग की बात करें तो भारत के 38 शहर, 1000 शहरों में से 38 शहर हमारे भी थे। 38 शहरों में जो टॉप रैंकिंग मिली है वो मिली है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को टॉप रैंकिंग मिली है, मतलब कि वैसे देखा जाए तो विश्व में 8वें स्थान पे है, लेकिन भारत में बेंगलुरु है और फिर नई दिल्ली है। बेंगलुरु और नई दिल्ली टॉप 20 में शामिल हैं। बेंगलुरु को जो है पूरे विश्व में 8वीं रैंक है। यहाँ पे बड़े स्तर पे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे एक वर्क कल्चर, ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और नई दिल्ली को 13वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलुरु को। यहाँ पर बड़े स्तर पे उद्यमशीलता को लेकर के एक माहौल बना हुआ है। चलिए चलते हैं। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कई सारे भारत सरकार के द्वारा और अन्य विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, हमारी विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कई सारे क्या किए गए हैं, ऑपरेशन किए गए हैं, अभियान किए गए हैं। ठीक है, और ये अभियान समय समय पर होते रहते हैं। कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर होते हैं, कई बार आतंकवादी समस्याओं के समाधान को लेकर होते हैं, कई बार जो है किसी देश में भारतीय फंसे होते हैं उनको लेकर होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनवाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फास्ट इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं।
तो देखिए पहला ऑपरेशन है, हेडिंग भी डाल लीजिएगा, आप लोग डाल लीजिएगा, वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशन, 2022-23 के ऑपरेशंस हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे एक अच्छी खासी लिस्ट आप लोगों को बनवा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको सबसे पहले देखिए ऑपरेशन कावेरी है। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा सूडान में, वहां पर सिविल वार चालू हुआ था। अफ्रीका में एक कंट्री है सूडान, आप सभी जानते हैं। तो वहाँ पे जब सिविल वार चालू हुआ, अभी ये सारी कंट्रियाँ जो सूडान है, सोमालिया है और जो आपका यहाँ पे इथोपिया है, यहाँ पे मतलब इन कंट्रीज़ में बहुत सारी, नाइजीरिया है, सिविल वार की स्थिति रहती है। कई सारे यहाँ पे जो है उग्रवादी ग्रुप जो है यहाँ पे एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। गवर्नमेंट जो है सरकारों को एक सही स्वरूप नहीं प्राप्त हो पाया है। तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में। जब सिविल वार चालू हो गया तो वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा था, भारतीय नागरिक जो वहाँ पर फंसे हुए थे, उन सभी को निकाला गया था इसमें। और इसके तहत एक हमारा जो नौसेना का जलपोत है जिसका नाम है INS सुमेधा, INS सुमेधा के माध्यम से INS सुमेधा को भेजा गया था और इसमें लगभग 4000 के आसपास भारतीय थे वहाँ पे, जिनको बचाया गया था, जिनको भारत वापस लेकर के आया गया था। तो 3862 टोटल इतने भारतीयों को इससे रेस्क्यू किया गया था सूडान से, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार, देखिए भारत सरकार देश के अंदर जो हमारे किसी भी तरीके की समस्याएं ना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ पे भारतीय रह रहे हैं, यदि उनको किसी तरीके का कोई संकट आता है तो भारत सरकार उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन कावेरी आपको पता है, ठीक है। सूडान का जो सिविल वार था उस समस्या से निपटने के लिए था आपका, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा नाम लिखते जाइएगा। ऑपरेशन कावेरी हो गया, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया म्यांमार को लेकर के, ठीक है। ऑपरेशन करुणा क्यों चलाया गया? म्यांमार में चक्रवात आया था जिसका नाम था चक्रवात मोचा। एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये पूरा का पूरा हुआ था। तो चक्रवात जब मोचा आया तो उससे प्रभावित लोगों को, म्यांमार में आया था ये पूरा चक्रवात, तो चूंकि हमारा पड़ोसी है तो वहां पे प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करुणा है म्यांमार में, और जब आपका चक्रवात आया था उसको लेकर के, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। म्यांमार में क्या हुआ था? चक्रवात आया था, तो उसको लेकर ऑपरेशन करुणा चलाया गया था आपका भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, ठीक है, साइक्लोन को लेकर, डिजास्टर्स को लेकर, ये तो देखो आमतौर पे आपको पता है, मैं कई बार चर्चा भी कर चुका हूँ करेंट अफेयर्स में। ऑपरेशन दोस्त आपका जो चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त आपका 6 फरवरी 2023 को चलाया गया था, जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आ गया था। 7.8 रिएक्टर तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप आए थे फरवरी के महीने में, 6 फरवरी 2023 को। तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर भारत ने के द्वारा तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य किया गया था। इसमें हमारे देश का जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, जिसको हम NDRF बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसकी टीमों को भारत के द्वारा भेजा गया था। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को भेजा गया था यहाँ से। तो हमने जो है बड़े स्तर पे अपने यहाँ से खाद्य सामग्री से लेकर के हर तरीके की मदद, मेडिकल मदद, और वहाँ पर जाकर, और यहाँ से डॉग स्क्वाड भी गए थे, कई सारे खोजी कुत्तों को भी एक पूरे का पूरा जो है उनका भी जो है एक संख्या बल में उनको भेजा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, राहत और खोज अभियान ऑपरेशन दोस्त है ये आपका, ठीक है। ये वाला भी आप सभी जानते हैं। ऑपरेशन गंगा के बारे में मेरे ख्याल से आप में से कौन नहीं जानता होगा। ऑपरेशन गंगा ये आपका, ये भी फरवरी 2022 में चलाया गया था, 26 फरवरी 2022 में, आपको पता है। और ये सोचिए कितना बड़ा ऑपरेशन था भारत सरकार के द्वारा। यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय छात्र जो है, जो वहाँ पे मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, उन सभी छात्रों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। यूक्रेन संकट आप सभी जानते हैं, अभी भी चल ही रहा है। तो ऑपरेशन गंगा के बारे में सभी जानते हैं। 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों को, और इसके साथ साथ केवल भारतीय नागरिकों के लिए ऑपरेशन गंगा नहीं था, 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी हमने यूक्रेन से निकाला था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आप सभी जानते हैं रूस के द्वारा 2 स्वतंत्र देश, एक डोनेटस्क और लुहांस्क, जो आपका डोनबास एरिया है, उसको लेकर के यूक्रेन पे
हमला किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट है। ये आप देखिए, ये भारतीयों को लेकर के आया गया था वहां से, ऑपरेशन गंगा से। ठीक है, अब मैं आपको आगे के जितने भी ऑपरेशन है सारे क्रम से एक एक करके बताता जाऊंगा, सारे ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है। ये आप देख रहे हैं, ये है ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। क्या है आपका? ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। अब ये ऑपरेशन किस लिए चलाया गया है? आप सभी को पता है हमारे पड़ोस में दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो गोल्डन ट्रायंगल है, एक तो हमारे पड़ोस में गोल्डन ट्रायंगल है ना। गोल्डन ट्रायंगल लाइक जहां पे बड़े स्तर पे नशा उत्पादन का कार्य होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और एक आपका बगल में गोल्डन क्रिसेंट है जहां पे भी, लेकिन केवल यहां पर समस्या नहीं है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट से तो भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। इसके अलावा भी अन्य जो बहुत सारे देश हैं वहां से बहुत सारी दवाएं भी अवैध तरीके से लाई जाती हैं। ठीक है, अमेरिका से बड़े स्तर पे भारत में तस्करी होती है नशीली दवाओं की। किसकी तस्करी होती है? नशीली दवाओं की। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो शिपिंग होती है ना, नौ से ये जो आपकी शिप आती है, इनके माध्यम से होता है। तो राजस्व विभाग और खुफिया निदेशालय के द्वारा ये एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। ठीक है, ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। ये आपका जो है पूरा का पूरा इंटरनेशनल शिपमेंट जो आती थी अमेरिका और इंडिया के बीच में, इनमें जो नशीली दवाओं को चुपचाप लेकर के आया जाता था, ठीक है, उसको लेकर ये पूरा चलाया गया था आपका। ठीक है, और ये अभी भी चल रहा है ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। ये आपका जो है राजस्व खुफिया निदेशालय है आपका, उसके द्वारा ये पूरा का पूरा चलाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन स्क्वाड। ये एक आपका इंपॉर्टेंट खबर है। एक ये आपका ऑपरेशन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कॉन्विक्यूशन। ऑपरेशन कॉन्विक्यूशन ये आपका चालू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कॉन्विक्यूशन ये आपका स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस ऑपरेशन में क्या था? जो यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए, यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं, धर्म परिवर्तन के मामले आते हैं, गो हत्या के मामले आते हैं, ऐसे कोई भी मामले होते हैं, इनको कम करना, अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। इसके अलावा एक और आपका चला था ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा मतलब कोई घोषित नहीं है, लेकिन आमतौर पर उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है ना, जिसके ऊपर संगीन धाराएं लगी हुई हैं, तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी से पहले जो है उसके पैर में एक गोली मारती है। कई बार आप लोग यदि देखते हो फुटेज में, तो पुलिस वाले अपराधी को अपने दोनों हाथों से पकड़ के लेकर के आते हैं, है ना। तो एक तो ऑपरेशन ये चलाया गया कॉन्विक्शन आपका। ऑपरेशन कॉन्विक्शन में क्या हुआ कि जो इस तरीके से जुड़े हुए मामलों को रोकना, मतलब ओवरऑल यही है कि कार्रवाई करना, उनकी गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित कराना, और गिरफ्तारी के दौरान ही आधे ज्यादा को लंगड़ा किया गया था। तो ऑपरेशन लंगड़ा में मतलब यहां तक अपराधियों के अंदर दहशत है इस समय उत्तर प्रदेश में। लोग अपराध करने से पहले सोचते हैं, पुलिस वालों की गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। उनको ये पता है गिरफ्तार करने आएंगे, लंगड़ा करके जाएंगे, और फिर इसके बाद तो पुलिस वालों से कहते हैं कि देखो लंगड़ा मत करना। ठीक है, तो ये आप एक ऑपरेशन उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही सफल ऑपरेशन कह सकते हैं। अब अपराध की दर बहुत कम हुई है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन खूब अच्छे से संचालित किया गया, पुलिस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। एक ये ऑपरेशन आपको मैं बता देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग टहलने घूमने के शौकीन हैं। हम लोग टहलने घूमने तो जाते हैं, है ना, लेकिन जाने के बाद तीर्थ स्थलों में क्या करते हैं, वहाँ पे पार्टी करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में जो है। तो तीर्थ स्थलों में गंदगी करके चले आते हैं, है ना। जैसे आप जाएंगे तो गंगा के किनारे जा रहे हैं, वहाँ पे नहाए धोए गंदगी करके चले आए। कुछ लोग पार्टी भी करते हैं वहाँ पे, ओवरनाइट ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो फिर उत्तराखंड सरकार ने देखा कि ये मामले जैसे से बढ़ रहे हैं ना, तो सरकार के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन मर्यादा। देखो पुलिस ही अंततोगत्वा सुधारेगी, फिर अंततोगत्वा पुलिस के हाथ में है चीजें फिर, है ना। जब आप ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया कि राज्य में जो तीर्थ स्थल हैं और वहां पे उनकी स्वच्छता अभियान और पर्यटक जितने भी आते हैं, पर्यटक स्थल है, वहां पर भी साफ सफाई रहे, लोगों के द्वारा किसी तरीके की स्थिति खराब ना की जाए। तो ये आपका जो है ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था, साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए, लोगों के द्वारा गंदगी ना फैलाई जाए। ये उत्तराखंड सरकार का ऑपरेशन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई है, देखो धार्मिक स्थलों पे पार्टी करने वालों को स्वर्ग में स्थान मिले ना मिले, जेल में अवश्य मिल सकता है।
तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन मर्यादा में जो है किसी भी स्थिति में यदि आपने वहाँ पे गड़बड़ किया तो आपको उत्तराखंड पुलिस जो है आपका स्वागत करेगी अच्छे से। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये आपको समझना होगा। देखो पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है ना। हम लोग पुलिस के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन पुलिस जितना काम करती है ना, मेरे नज़रों में पुलिस के लिए बहुत इज्जत है, क्योंकि पुलिस है तभी रात में हम सोते हैं, है ना। पुलिस ना हो तो फिर रात में आपका सोना भी मुश्किल हो जाए। ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये ऑपरेशन सद्भावना है। ये भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया था। भारतीय सेना, ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था। और ये आपका जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में खासकर एलओसी वाला क्षेत्र, जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आसपास में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है और इसी कारण लोग आतंकवादी गतिविधियों की तरफ मुड़ जाते हैं। तो हमारी सेना ने क्या किया, एक ऑपरेशन संचालित किया है कि सेना के आसपास, क्योंकि अभी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, पाकिस्तान में क्या है, सब भुखमरी के शिकार हैं, तो वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, एलओसी के आसपास के लोगों में जो ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं, दयनीय है, उनको जो है क्या करना, मदद करना, हर तरीके की मदद करना, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में और एलओसी के आसपास रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चालू किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सद्भावना, इसके तहत भारतीय सेना लगातार स्थानीय लोगों की मदद कर रही है, ताकि एक जो है देखो सेना का क्या है ना, खासकर जम्मू कश्मीर वगैरह में ना बड़ी नकारात्मक छवि सी बना दी गई है और वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप हैं वो लगातार जो है टारगेट में भी रखते हैं, लेकिन मेन है हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जम्मू कश्मीर में लगभग 80% से ज़्यादा लोग वोट डालते थे। अभी भी फिर से विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर आप देखिएगा वहाँ पे वोट पड़ेंगे बड़े स्तर पे। वहाँ पे सिर्फ 1-2% लोग ही हैं जो पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चलता है। तो मैं एक बात आपको बताऊं, हमेशा एक चीज़ हम लोग देखते हैं, कई बार 1-2 लोग गलत गतिविधि करेंगे तो हमें उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है हम एक क्षेत्र को गलत मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। पुलिस वालों में भी देखिए, 1-2 पुलिस वाले कभी भी भ्रष्टाचार करते हुए या किसी तरीके से किसी को सताते हुए पकड़े गए तो फिर पूरी पुलिस कौम को हम बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, लगभग यदि हम 100 लोगों की बात करें, 100 में से 2-4 खराब भी हैं, लेकिन 95 अच्छे हैं, उनको तो नहीं कभी हम देखते ना। जम्मू कश्मीर में 80% लोग इलेक्शन के वोट डालते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और चुन करके जो है चुनी हुई सरकार वहां बनती थी। तो आप सोचिए 80% का पलड़ा भारी होना चाहिए, वह 1-2% का, जो 1-2% है ना, उनको तो बहका दिया गया है ना। तो वो सीधे धीरे धीरे जब छवि प्रबंधन होता है, डेवलपमेंट होता है तो काम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपका एक बहुत ही जो है खतरनाक जो है ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 बड़ी संस्थाओं के द्वारा किया गया, एनआईए और ईडी के द्वारा। ईडी का नाम सुन रहे होंगे तो आप लोगों को अभी इस समय तुरंत संजय सिंह का चेहरा सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, संजय सिंह को अभी ईडी ने पकड़ लिया प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। ठीक है, और भी बहुत सारे मामले ईडी के आते रहते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी दोनों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब एनआईए और ईडी के द्वारा इस ऑपरेशन के तहत किया क्या गया है, एक आतंकवादी ग्रुप है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। ठीक है, ये देश में क्या कर रहा है, लगातार हिंसा फैलाने का, टेरर फैलाने का लगातार प्रयास कर रहा है। पीएफआई के बहुत सारे एजेंट हैं जो कि भारत में सक्रिय हैं। तो एनआईए और ईडी दोनों के द्वारा कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको देश के अंदर उनको छापा मारना, उनको पकड़ना, है ना, ताकि देश के अंदर किसी भी प्रकार की नफरत का वातावरण न फैले। इससे पहले आपने देखा है कितने बड़े स्तर पे दंगे जैसी स्थिति कई जगह बनी है, दिल्ली में दंगों जैसी स्थिति बनी या हरियाणा नूह में दंगों जैसी स्थिति बनी। तो पीएफआई के द्वारा जो है काफ़ी सारे, या फिर जब नूपुर जो है शर्मा वाला केस था उसके बाद जो स्थिति बनी, तो उन सभी को लेकर के एक साझा और बड़ा प्रोग्राम जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका एनआईए और ईडी के द्वारा चालू किया गया। क्लियर है, स्पष्ट है? ठीक है, हाँ, ये ऑपरेशन ऑक्टोपस ही है आपका। तो एनआईए और ईडी के द्वारा बड़े स्तर पे छापामारी की गई। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त मैंने आपको बता ही दिया। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन गरुड़ा।
ऑपरेशन गरुण, ऑपरेशन गरुण, ठीक है। ये आपका सीबीआई और एनसीबी के द्वारा चालू किया गया है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और दूसरा है आपका नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ, है ना, ये आपका जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसको लेकर के आपका स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन गरुण, ठीक है। तो ऑपरेशन गरुण भी ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है स्टार्ट किया गया सीबीआई और एनसीबी के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई और दूसरा एनसीबी, इन दोनों के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन गरुण, ताकि जो आसपास मादक पदार्थों की तस्करी भारत में होती है ना, उनके खिलाफ कोई भी नेटवर्क है, देखो ये बहुत बड़ा नेटवर्क में काम करते हैं, एक संगठित अपराध है, अकेले काम नहीं होता है, प्रॉपर एक पूरा का पूरा इनका एक ग्रुप है ना, वो एक काम करता है। तो पहले भारत में प्रवेश से लेकर फिर भारत में हर जगह तक इसका फैलना, इन सबको लेकर के ये पूरा का पूरा चलाया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मेघ चक्र, ये आपका सीबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेघ चक्र, आप लिखते जा रहे हैं ना सभी लोग, ऑपरेशन मेघ चक्र। अगला ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मेघ चक्र। तो ये आपका जो है बाल यौन शोषण से जुड़ी हुई सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले, जो जैसे आप देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को लेकर के ऐसा सेक्सुअल कंटेंट होता है जो कि लगातार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिजिटल माध्यम से। तो ऐसा कोई भी नेटवर्क हो, ऐसा कोई भी जो है आपका गिरोह हो जो ऐसा काम कर रहा है, बाल यौन शोषण को बढ़ावा दे रहा है, उनको जो है पकड़ने का काम जो है ऑपरेशन मेघ चक्र के द्वारा किया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। आप लोग जो है इत्मीनान से पेन कागज के साथ यहाँ पे उपस्थित हुआ करें। 5:30 बजे करंट अफेयर्स का हमारा अंक रहता है, आप लोग रेगुलर रहेंगे तो करंट अफेयर्स आपको बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। और करंट अफेयर्स पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स यहाँ पे आपका एग्जाम ओरिएंटेड दृष्टिकोण से मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए पूरा कार्यक्रम है जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। सुबह 5 बजे जगना है, 5:30 बजे मेरी क्लास के लिए आ जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र है, ये बाल यौन शोषण से जुड़ा हुआ है और किसके द्वारा चालू किया गया है, सीबीआई के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला है, ये ऑपरेशन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस ये रेलवे के द्वारा चालू किया गया है, ठीक है, रेलवे के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल आपका है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन नारकोस, ठीक है। अब दरअसल ये भी आपका जो नशीले पदार्थों की तस्करी रेलवे के माध्यम से की जाती है। देखो सारे माध्यम ही है, रेल भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। तो उसके लिए रेलवे के द्वारा ऑपरेशन नारकोस चालू किया गया, ठीक है, लिखते जाना ऑपरेशन नारकोस। इससे पहले ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई के द्वारा, उससे पहले ऑपरेशन गरुड़ा जो था आपका वो सीबीआई और एनसीबी दोनों के द्वारा चालू किया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला ऑपरेशन है आपका, हाँ ऑपरेशन नारकोस आपका रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मिशन अमानत आप लोग जाते हैं ना रेलवे स्टेशन तो बहुत सारा सामान आपका खो जाता है, कई बार ट्रेन में छूट गया, कुछ भी हो गया, तो रेलवे के द्वारा एक ऑपरेशन चालू किया गया मिशन अमानत, ताकि जो रेल यात्री हैं उनका खोया हुआ कोई भी सामान है उसको ट्रैक करना और उन तक पहुंचाना, उस पर काम करना। तो ऑपरेशन मिशन अमानत चालू किया गया किसके द्वारा, रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो ऑपरेशन नारकोस आरपीएफ के द्वारा चालू किया गया, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, और मिशन जो है अमानत आपका भारतीय रेलवे के द्वारा चालू किया गया। आगे चलते हैं, ऑपरेशन उपलब्ध। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन उपलब्ध। अगला ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन उपलब्ध। ये ऑपरेशन भी आपका रेलवे के द्वारा ही चालू किया गया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो रेलवे की टिकटें होती है ना, उनकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत बड़ी है ना। रेलवे टिकट की कालाबाजारी बड़े स्तर पे होती है और खासकर जिस रूट में ट्रेनें बहुत बिजी होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। एजेंट होते हैं, एजेंट क्या करेंगे, पहले से ही ट्रेन का टिकट बुक करा लेंगे, फिर इसके बाद ट्रेन जो है, अब तो देखो बहुत कम हो गया, लेकिन ये रेलवे की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो रेलवे के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध चालू किया गया है और ये अल्टीमेट है रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वाले जो गतिविधियां हैं उसको अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से ये आपका स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, ऑपरेशन गंगा के बारे में आप सभी को मैंने बता दिया था। तो देखिए रेलवे के 3 मैंने ऑपरेशन बताए, ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन नारकोस। सीबीआई के मैंने आपको बताया था ऑपरेशन गरुण और ऑपरेशन मेघ चक्र, है ना। गरुण में एनसीबी भी साथ में है
ऑपरेशन दोस्त आप सभी जानते हैं, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था। अब देखो ऑपरेशन से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे बता दिए आपको, सारे के सारे बता दिए आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो गया, आज के करंट अफेयर्स को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हो गए। ये सारे के सारे ऑपरेशन आपको याद कर लेने हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन देख लिए हमने, ऑपरेशन उपलब्ध देखा, ठीक है, ऑपरेशन मिशन अमानत देखा हमने, ऑपरेशन आपका नारकोस देख लिया आपने, नारकोस हो गया। नारकोस के बाद ये सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र चालू किया गया था, ये हो गया। इसके बाद ऑपरेशन गरुड़ा हो गया आपका, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त मैंने आपको बता ही दिया था शुरुआत में। ये आपका जो है आपका ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑक्टोपस, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में मैंने आपको बताया, क्या बताया है, ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी के द्वारा चालू किया गया है। कोई भी टेरर फंडिंग वाले जितने भी ग्रुप हैं, खासकर पीएफआई जो आपका है पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको लेकर स्टार्ट किया गया, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में मिशन सद्भावना जो है भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चालू किया गया है धार्मिक स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए। इसके बाद आपका जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन कॉन्क्वेक्शन चालू किया गया है, ठीक है। ये जो मामले हैं बहुत संज्ञेय अपराधों के, इनको कम करना। इसके बाद ये आपका मैंने बताया था ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड, ये आपका जो है यूएस से जो भी नशीली दवाओं की तस्करी होती है उसको जो है रोकने के लिए किया गया है। और देखिए भारत सरकार ये, और बाकी ये राहत बचाव के कार्यक्रम है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा के बाद ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ऑपरेशन करुणा है, ठीक है। और ऑपरेशन करुणा आपका जब म्यांमार में था, म्यांमार में चक्रवात आया था ना, उसके खिलाफ था। और ये आपका ऑपरेशन कावेरी है, ये सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको द ग्लोबल जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 बताई। इसमें यूएसए, यूके, इजराइल, ठीक है, ये आपके टॉप 3 थे। भारत की 21वीं रैंक है और 38 शहरों में बेंगलुरु 8वें नंबर पे, दिल्ली 13वें नंबर पे। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, है ना। आप लोग इनको रिवाइज करिए।